नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। वरुण ने तुरंत बात बोलना शुरू किया। तो अब हमें क्या करना चाहिए महोदय? उसने सीधे पूछा। अगर यह आसान नहीं होने वाला है तो हमारा अगला कदम क्या होगा? बूढ़ा आदमी खिड़की से मुंह फेरकर पूरी तरह उनकी ओर मुड़ गया। उन्होंने कहा, हमें अकेले कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या मैं कुछ स्पष्टीकरण मांग सकता हूं महोदय? बूढ़े व्यक्ति ने भावहीन चेहरे के साथ सिर हिलाया और बोला। उन्होंने आगे कहा, नरक का संबंध औरोरा से नहीं है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी किसी एक समूह के कंधों पर डालने का कोई कारण नहीं है। जैसे ही वरुण को बात समझ में आई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम इस मामले पर दूसरी जातियों का दृष्टिकोण सुनना चाहते हो? हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा। वे क्या जानते हैं? वे क्या करने का इरादा रखते हैं? और क्या इस दानव का प्रकट होना सचमुच एक संयोग है? मैं यह मानना नहीं चाहता कि इसका संबंध राक्षसी शक्तियों से है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उनकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ये सबके लिए बुरी खबर होगी और उनसे कहीं अधिक सावधानी से निपटना होगा। माइकल चुप रहा, लेकिन उसकी निगाहें तेज हो गईं। शैतानी अलौकिक गुट के साथ उनका कोई खास शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं था। वास्तव में वे उनकी कुछ शिकायतों को कम से कम सैद्धांतिक रूप से समझ सकते थे। उन्हें जो बात नापसंद थी वह थी उनके द्वारा अपनी योजनाओं को अंजाम देने का तरीका। माइकल के नजरिए से दमन के खिलाफ युद्ध उन लोगों पर लक्षित होना चाहिए जो सत्ता में हैं, यानी साजिशकर्ताओं और उनके समर्थकों पर। अप्रत्यक्ष नुकसान अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं। लेकिन अब तक उसने जो कुछ देखा था उससे यही लगता था कि शैतानी शक्तियों को यह अंतर समझ नहीं आता था। इसके बजाय सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ जिनका संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। शायद उन शैतानी शक्तियों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने सचमुच किसी महान उद्देश्य के लिए न्यायसंगत और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। लेकिन उनमें से अधिकांश पीड़ित या धर्मी विद्रोही नहीं लग रहे थे। वे तो अपने ही कर्मों के परिणाम भुगत रहे एक समूह की तरह दिख रहे थे। भले ही माइकल उनके हर काम या विश्वास से सहमत नहीं था, फिर भी वह समझ सकता था कि व्यापक दृष्टिकोण से आम जनता उनकी शक्ति में किसी भी वृद्धि को बुरी खबर के रूप में क्यों देखती है। वरुण ने जरा भी संकोच नहीं किया। सर, उसने विनम्रता से कहा, हालांकि उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। हम कब निकल सकते हैं? वो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाना चाहता था कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी पर दबाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात में जल्दबाजी झलक रही थी। बूढ़े व्यक्ति को जरा भी परेशानी नहीं हुई। उन्होंने जवाब दिया, देरी करने का कोई कारण नहीं है, हम अभी चलते हैं। वरुण के चेहरे पर राहत के भाव झलक उठे। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर स्टाबोन की ओर घुमाया। तुम हमारे साथ चलोगे? उसने शांत भाव से कहा। स्टाबोन अकड़ गया, फिर उसने घबराकर कहा, मैं महोदय। हाँ, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मानो ये बात स्पष्ट हो। अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारी जाति नरक के छठे तल पर अपना स्थान रखती है। स्टाबोन ने धीरे से सिर हिलाया। ये सही है। अच्छा, बूढ़े आदमी ने कहा, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। स्टाबोन के चेहरे पर समझदारी के भाव उभर आए। स्टाबोन जाति प्रत्यक्ष युद्ध में भले ही उतनी कुशल न हो, लेकिन वे कमजोर बिल्कुल नहीं थे। उनका महत्व सूचना, समर्थन और तैयारी में निहित था। ऐसी स्थिति में ये चीजें बहुत मायने रखती थीं। कुछ देर रुकने के बाद स्टाबोन ने कहा, मैं समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम यथासंभव सहायता प्रदान कर सकेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर संक्षिप्त सहमति दी। स्टाबोन के इतनी जल्दी सहमत होने पर माइकल आश्चर्यचकित रह गया। कोई झिझक नहीं थी, जिम्मेदारी से बचने का कोई प्रयास नहीं था, पीछे रहने का कोई सावधानीपूर्वक सुझाव नहीं था। बस यही बात मुझे गलत लगी। माइकल ने अब तक जो कुछ भी देखा था उससे यही लगता था कि स्टाबोन लापरवाह नहीं थे, बल्कि वे बेहद सतर्क थे, यहाँ तक कि डरपोक भी। हमेशा सोच समझकर चलते थे, हमेशा जोखिम का आकलन करते थे। तो फिर इतनी आसानी से सहमत क्यों हो गए? माइकल की निगाहें स्टाबोन पर टिक गईं। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या स्टाबोन उस बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति से भयभीत हो गया था और मना करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, ये स्पष्टीकरण उतना ही कम विश्वसनीय लगा। स्टाबोन समय के साथ अधिक डरपोक हो गया था, हाँ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया घबराहट भरी नहीं थी। क्या इसका कारण ये था कि छठी मंजिल तक जाना असुविधाजनक नहीं था, या इसलिए कि उसे वहां कुछ ऐसा काम निपटाना था जिसे वह करना चाहता था? माइकल ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। वरुण सीधा खड़ा हुआ। मैं तुरंत व्यवस्था कर दूंगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। मैं आंदोलन को संभाल लूंगा। फिर उनकी नजर माइकल पर टिक गई कुछ पल के लिए। उन्होंने आगे कहा, तुम भी आ रहे हो? माइकल ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। समझ गया। सच कहूं तो हालांकि माइकल बूढ़े आदमी की सावधानी को समझता था, लेकिन हाल के अनुभवों ने उसे ऊर्जावान बना दिया था। उसके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि शायद वे दोनों मिलकर ही भूत प्रेत की समस्या का सीधा समाधान कर सकते हैं। फिर भी वह लापरवाह नहीं था। एक जीत उसकी सावधानी की भावना को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, और वह योजना से संतुष्ट था। निर्णय लेने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी आस्तीन का कफ इस तरह ठीक किया मानो वे किसी औपचारिक बैठक में शामिल होने जा रहे हों, न कि नरक में कदम रखने। पर्यवेक्षक, उसने कहा, दूसरी से छठी मंजिल तक क्या वहां कोई उल्लेखनीय नस्ल के लोग तैनात हैं? वरुण ने पलकें झपकाई, फिर तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वह बूढ़ा सिपाही अरोरा से कमजोर छोटे कबीलों के बारे में नहीं पूछ रहा था।
वो उन जातियों की बात कर रहा था जिनकी ताकत अरोरा के घुटनों के बराबर थी, ऐसी जातियां जिनका इतना प्रभाव था कि वे अपने भीतर चल रही गतिविधियों को जान सकें। वरुण तुरंत सीधा हो गया। जी हाँ महोदय, उसने उत्तर दिया। है, उन्होंने कहा, दूसरी मंजिल पर अमाजारी है। माइकल ने नाम को तुरंत पहचान लिया। अमाजारी एक अन्य मानवाकार जाति थी जिसे व्यापक ब्रह्मांड द्वारा मानवता का एक प्रकार माना जाता था। अपनी संस्कृति के कारण उन्हें अक्सर अमेजन महिलाएं कहा जाता था। यह मातृसत्ता के नेतृत्व वाला योद्धा समाज था। उनका मूल साम्राज्य अत्यंत छोटा था, शायद अरोरा के आकार के 10वें हिस्से से भी कम। फिर भी उनकी शक्ति को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था और उसका सम्मान किया जाता था। वरुण ने आगे कहा, दूसरी मंजिल पर भी यह एक और ऐसी जाति थी जिसे माइकल पहचानता था, जिससे उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अकादमी की पुस्तकालयों में बहुत अधिक समय बिताया है। उसे बाहर अधिक समय बिताने की आवश्यकता हो सकती है, भले ही इसका मतलब अपने मरे हुए साथियों के साथ ऐसा करना हो। द स्टोनकिन, वरुण ने कहा। स्टोनकिन कद में छोटे और चौड़े मजबूत शरीर वाले लोग थे। उनकी तुलना अक्सर बोनो से की जाती थी, हालांकि समानताएं अधिकतर सही थीं। उन्हें एक प्रमुख जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका मुख्य कारण उनकी आयु और संचित प्रभाव था, न कि केवल उनकी संख्या। माइकल सुनता रहा जब वरुण ने अगली दौड़ का नाम बताया, और इस बार यह एक ऐसी दौड़ थी जिसे वह बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। तीसरी मंजिल पर वेयलारी है, चौथी मंजिल नाइट शेल रेस, पांचवी मंजिल आयरन ह्यूमंस और छठी मंजिल पर स्टाबोन स्टेशन के अलावा ड्रेकब्लेड जाति रहती है। माइकल का ध्यान अंतिम नाम पर और भी तेज हो गया। उसने इसे पहचान लिया। हजारों साल पहले एक असली ड्रैगन मानव प्रधान दुनिया पर उतरा था। उसे जीतने के लिए नहीं, उस पर शासन करने के लिए नहीं, लेकिन आनंद लेने के लिए। उस अजगर ने अपने रास्ते में आने वाले हर वयस्क नर को मार डाला और हर मादा अजगर को अपने साथ ले गया। इसके बाद जो तबाही मची, उससे अजगर का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाना चाहिए था। मैंने नहीं किया। कुछ संतानें जीवित बच गईं। सभी उम्मीदों के विपरीत उन बच्चों ने अपने भीतर मौजूद असंगत रक्त को सहन कर लिया। बड़े होने पर वे आपस में प्रजनन करने में सक्षम हो गए। इस तरह ड्रेकब्लेड जाति का जन्म हुआ। उनकी ताकत निर्विवाद थी। प्रत्येक ड्रेकब्लेड में पतला ड्रैगन रक्त होता था, जिससे उन्हें भयानक शारीरिक शक्ति, असाधारण जीवन शक्ति और कई अन्य लाभ प्राप्त होते थे। दुर्भाग्य से पीढ़ियों के बीतने के साथ वह रक्त पतला होता गया। अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वे उन कई जातियों में से एक बन गए जिन्होंने संबंधित वंशों के बीच आंतरिक प्रजनन का अभ्यास किया। ब्रह्मांड में आमतौर पर इसे गलत नहीं माना जाता था। आखिरकार ड्रैगन ऐसे जीव थे जो प्रजनन के मामले में वंश या रिश्तेदारी को नहीं पहचानते थे। बूढ़े आदमी की निगाहें एक पल के लिए वरुण पर टिकी रहीं। उन्होंने कहा, फिर हम अमाजारी से शुरुआत करेंगे। वरुण तुरंत सीधा खड़ा हो गया। समझ गया सर, मैं आगे आगे चलूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसने हाथ उठाया और इशारे से कहा, पास आओ। वरुण तुरंत आगे बढ़ा। तुम भी, बूढ़े आदमी ने माइकल की ओर देखते हुए कहा। माइकल बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ गया। स्टाबोन एक पल के लिए झिझका, फिर उसके पीछे पीछे गया और इतनी करीब आकर रुका कि माइकल उससे निकलने वाली हल्की, घबराहट भरी गर्मी को महसूस कर सके। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। पॉइंट, उसने वरुण से कहा। वरुण ने पलकें झपकाईं। सर, उनके स्टेशन की दिशा में, बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट किया। उसकी आवाज शांत और साथ ही अधीर भी थी। वरुण ने घबराकर अपनी बात को दबा लिया, फिर अपना हाथ उठाया और गलियारे के दूसरे छोर की ओर मजबूत दीवारों की परतों के पार इशारा किया, मानो उसकी उंगली उन्हें भेद सकती हो। बूढ़े आदमी ने एक बार सिर हिलाया, फिर उनके चारों ओर की हवा कस गई। माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा पर दबाव पड़ रहा हो, मानो पूरी दुनिया ने ही उन्हें निचोड़कर बाहर निकालने का फैसला कर लिया हो। एक पल के लिए कार्यालय, दीवारें और उनके पीछे की खिड़की विकृत हो गईं, मानो उन्हें पानी के माध्यम से देखा जा रहा हो। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कोई आवाज नहीं, हवा नहीं चल रही है। और फिर वे चले गए। बिना कुछ कहे वो जंगल की ओर मुड़ गई। बाकी तीन अमाजारी योद्धा एक पहरेदार संरचना के बजाय एक ढीले ढाले अंगरक्षक दल के रूप में आगे बढ़े। माइकल चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे इसका एहसास और भी ज्यादा होने लगा। घूरती निगाहें, वे अजीब थे। जिन अमाजारी महिलाओं के पास से वे गुजरे, उन्होंने अपना काम रोककर उनकी ओर देखा। यह उस तरह का ध्यान था जिससे माइकल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बिना कपड़ों के चल रहा हो। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन फिर भी उसे अपना कॉलर ठीक करने या अपने लिबादे को और कसकर खींचने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने इसका विरोध किया। साथ चल रहे चारों लोगों ने कोई मदद नहीं की। वे भी बार बार उसकी ओर देखते रहते थे। उनकी निगाहें उसके चेहरे, उसके कंधों, उसके चलने के तरीके पर घूमती रहती थीं। फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, वे वापस आगे की ओर लौट जाते थे। फिर कुछ और क्षणों की चुप्पी के बाद साथ चल रही महिलाओं में से एक ने दोबारा बात की। इस बार उनका लहजा विनम्र था, लगभग जिज्ञासा भरा। क्या आपका संबंध हेल्थ वंश से है? इस सवाल ने माइकल को चौंका दिया। नहीं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? अमाजारी महिला ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खुले मन से उसके चेहरे के भावों का अवलोकन कर रही थीं। तुम उनसे मिलती जुलती हो, उसने कहा, अगर हम तुम्हारे बहुत लंबे कानों की कमी को नजरअंदाज कर दें। हालांकि तुम्हारी शक्ति कुछ अजीब सी लगती है। एक अमेजन योद्धा होने के नाते, जिसका प्रकृति से गहरा लगाव है, हमारे बराबरी करने वाले ज्यादातर केवल एल्फी होते हैं। फिर माइकल ने इसे देखा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। वरुण ने भी ऐसा ही किया। यहां तक कि स्टाबोन ने भी अपना सिर घुमाकर माइकल को नए सिरे से ध्यान से देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन तीनों ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। उद्धरण चिन्ह ...
मैं इसे एक तारीफ के तौर पर लूंगा, उसने कहा, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए लेकिन परियों के बारे में फिर से अधिक उत्सुक होते हुए। उसने अपने मूल देश में एक बौने को देखा था, लेकिन वह एकमात्र बौना था जिसे उसने देखा था और उसे नहीं लगता था कि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। माइकल ने अनुमान लगाया कि शायद उसका मतलब दिखावट किस स्तर से था। अमाज़ारी महिला ने हल्की सी मुस्कान दी। ये जानबूझकर किया गया था। और उसने सीधे लहजे में पूछा, क्या आपकी पहले से ही पत्नी है? माइकल लगभग लड़खड़ा गया। उसका चेहरा स्थिर रहा, लेकिन उसके गाल इतनी जोर से भींच गए कि उसकी रीढ़ की हड्डी अकड़ गई। उसने खुद को सामान्य तरीके से जवाब देने के लिए मजबूर किया। नहीं, अमाज़ारी महिला गुनगुना रही थी। आप परिवार की देखभाल शुरू करने के लिए काफी उम्रदराज दिखते हैं, उसने कहा। माइकल का गला सूख गया। उसने बगल की ओर देखा। अमाज़ारी महिला उसे चिढ़ाती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। वह गंभीर लग रही थी। चलते हुए उसने आगे कहा, आप जितने सुंदर हैं, आपको अकेले भटकने देना व्यर्थ होगा। अगर आप चाहें तो हमारे कुल में कई योग्य महिलाएं हैं जो आपकी देखभाल कर सकती हैं। हालांकि अमाज़ारी जाति काफी हद तक एक तटस्थ सभ्यता थी, लेकिन अपनी जाति में महिलाओं की संख्या के कारण वे उन कई सभ्यताओं में से एक थे जिनके आंतरिक सार्वभौमिक संबंध थे। इसका कोई उपाय नहीं था। पुरुषों की संख्या कम थी और इसके बावजूद उनकी महिलाओं की कोई कमी नहीं थी जो एक से अधिक अमाज़ारी पुरुषों को अपने घरों में पनाह देती थी। माइकल का जबड़ा कस गया। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा नहीं किया था। शब्द स्पष्ट थे। उसके पीछे स्टाबोन के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। वरुण को एक बार खांसी आई। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी सांस लेने में भी कोई बदलाव नहीं आया। वे सभी ऐसे आगे बढ़ते रहे मानो यह सवाल कभी पूछा ही न गया हो, मानो पूरी बातचीत उनके ठीक बगल में ही न हो रही हो। माइकल ने अपनी निगाहें सामने की ओर टिकाए रखी और खुद को फिर से धीरे धीरे और संयमित ढंग से बोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सोच समझकर शब्दों का चयन करते हुए कहा, मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन फिलहाल मैं जिम्मेदारियों में व्यस्त हूं। अमाज़ारी महिला ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जिम्मेदारियों को साझा किया जा सकता है। एक अच्छी महिला आपकी जिम्मेदारी लेती है और बोझ को हल्का करती है। ये शब्द अपने आप में बुरे नहीं थे, लेकिन सुनने में अजीब लगते थे, खासकर तब जब कोई इन शब्दों का अर्थ जानता हो। अमाज़ारी जाति की सामान्य समझ के आधार पर ये शब्द अरोरा की सांस्कृतिक मान्यताओं से काफी भिन्न थे। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चलता रहा और उनके बगल में वरुण, स्टाबोन और बूढ़े व्यक्ति ने अपना त्रुटिहीन प्रदर्शन जारी रखा। इस बात का एक भी संकेत नहीं था कि उन्होंने कुछ सुना भी हो। जल्द ही उनका रास्ता चौड़ा हो गया और एक विशाल चबूतरे पर पहुंच गया जो एक प्राचीन वृक्ष के तने से बना था और अपने आसपास की हर चीज को बौना बना रहा था। इसके केंद्र में एक विशाल लकड़ी की संरचना खड़ी थी जिस पर लताएं सुनियोजित सर्पिलाकार आकृतियों में लिपटी हुई थीं। जैसे ही वे करीब आए, माइकल को महसूस हुआ कि कई शक्तिशाली निगाहें उसके सामने से गुजरी। आगे खड़ी अमाज़ारी महिला ने रुकते हुए कहा, यहीं पर हमारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। यहाँ उपस्थित लोग ही महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिकृत हैं। वह थोड़ा मुड़ी और उसकी निगाहें समूह पर घूम गईं। मैं उन्हें आपके आगमन की सूचना दूंगा और आपने हमें जो कुछ बताया है उसके बारे में उन्हें संक्षेप में बताऊंगा। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाया। यह अच्छा होगा अगर आप ऐसा करें। अमाज़ारी महिला ने एक बार सिर हिलाया, फिर अकेले आगे बढ़ी। उसके आते ही लकड़ी के दरवाजे चुपचाप खुल गए। वह अंदर चली गई और दरवाजे बिना किसी आवाज के उसके पीछे बंद हो गए। चारों व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उनके मन में कई विचार कौंध रहे थे। माइकल स्थिर खड़ा था, हाथ बगल में शिथिल अवस्था में थे। उसकी इंद्रियां चुपचाप इमारत के भीतर से थोड़ी दूर के क्षेत्रों तक फैली हुई थीं। उसे ठीक ठीक ये नहीं पता था कि इमारत में मौजूद लोग कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वह ये जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वे किसी महत्वपूर्ण काम से यहाँ आए थे, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी जिससे दूसरा पक्ष असहज महसूस करे या उन्हें नापसंद करे। कुछ देर बाद दरवाजे फिर से खुल गए। वही अमाज़ारी महिला वापस बाहर निकली। उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित थे, लेकिन उसकी मुद्रा थोड़ी सीधी थी। उन्होंने कहा, वे स्थिति से अवगत हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। वह एक तरफ हट गई और अंदर की ओर इशारा किया, कृपया मेरा पीछा करें। वे अंदर चले गए। इमारत का भीतरी हिस्सा बाहर से दिखने की तुलना में कहीं अधिक विशाल था। दीवारें प्राकृतिक रूप से घुमावदार थीं और छत उनके ऊपर काफी ऊंची उठती थी, जिसे लकड़ी के मोटे मेहराबों का सहारा मिला हुआ था जो स्तंभों की बजाय जीवित पसलियों की तरह दिखते थे। पेड़ की छाल में बने संकरे छेदों से ऊपर से प्रकाश छनकर आ रहा था, जिससे पूरे हॉल में एक गर्म सुनहरी चमक फैल रही थी। इमारत में पहले से ही काफी लोग बैठे हुए थे। वे एक विस्तृत गोलाकार व्यवस्था में बैठी थीं। प्रत्येक अमाज़ारी महिला एक ऊंचे चबूतरे पर बैठी थी जो मानो जमीन से ही निर्बाध रूप से उभरा हुआ प्रतीत होता था। उनमें से किसी ने भी कवच नहीं पहना था। इसके बजाय उन्होंने कई परतों वाले कपड़े और कठोर चमड़े के वस्त्र पहने हुए थे। माइकल की नजर ने उन पर सावधानीपूर्वक नजर डाली। तीसरा स्थान उन सभी को, और वो भी सती किस्म की नहीं। ये अनुभवी रैंकहरी थे जिनकी नींव गहरी और स्थिर थी और उनका ऑरा सघन और परिष्कृत था। प्रत्येक ने वर्षों के अनुभव से अर्जित शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उन सभी में से कोई भी उसके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति के बराबर नहीं था। ऐसा कोई दबाव नहीं था जो अंतरिक्ष को झुका सके या कोई अन्य घटना उत्पन्न कर सके। उनकी शक्ति जबरदस्त थी, लेकिन वह तीसरे दर्जे की सीमाओं के भीतर ही सीमित रही। यहाँ भी वह बूढ़ा आदमी अलग खड़ा था। हॉल के दूसरे छोर पर एक आकृति बैठी थी जो बाकी सबसे थोड़ी ऊंची थी। उसकी उपस्थिति बाकी सबसे अधिक प्रभावशाली थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से तीसरे रैंक की थी। उन्हें साथ लेकर आए अमाज़ारी महिला आगे बढ़ी और उसने झुककर गहरा प्रणाम किया। आदरणीय बुजुर्गों, उसने स्पष्ट स्वर में कहा, ये अरोरा और सहयोगी राज्यों के प्रतिनिधि हैं।
ये नरक के बारे में अत्यावश्यक जानकारी लेकर आए हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। आप बोल सकते हैं महोदय, उसने सीधे बैठते हुए कहा और बूढ़े व्यक्ति के आदर का प्रतीक दिखाते हुए झुककर अभिवादन किया और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देने का इशारा किया। बूढ़े व्यक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया और बैठ गए और वहां मौजूद अन्य तृतीय श्रेणी के लोग भी सीधे बैठ गए। माइकल चुपचाप आधा कदम पीछे खड़ा रहा। यह मामला एक से अधिक नस्लों से संबंधित है, बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। उसकी नजरें पल भर के लिए बगल की ओर घूम गईं। स्पष्टता के लिए मैं युवा स्टाबोन को पहले बोलने दूंगा। वही है जिसने प्रारंभिक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। युवा स्टाबोन संबोधित किए जाने पर स्टाबोन थोड़ा अकड़ गया, फिर बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसने अपनी मुद्रा सीधी की और बड़ों के सामने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मेरा नाम केलिथ है, उसने कहा। मैं नरक की 20वीं मंजिल पर स्थित हमारे स्टेशन पर सेवा करता हूँ। स्टाबोन का वृतांत सुनते ही बुजुर्गों का ध्यान और भी अधिक केंद्रित हो गया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो बूढ़े व्यक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया। अगर मैं गलत नहीं हूं, उसने कहा, दानव स्वामी एकमात्र सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनकी नजरें अमाजारी बुजुर्गों के घेरे पर घूमी और बिना पलक झपकाए उन्होंने बोलना जारी रखा। मेरे सूत्रों के अनुसार कई जातियों ने थोड़े ही समय में आंतरिक कलह का सामना किया है। दानव राजा के प्रकट होने के समय को देखते हुए ये संयोग से अधिक सुनियोजित कार्रवाइयों का एक समूह प्रतीत होता है। वह थोड़ी देर के लिए रुका। हालांकि उस अशांति के पीछे के साजिशकर्ताओं का पता लगाना हमारी तत्काल प्राथमिकता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से कहा। अभी जो महत्वपूर्ण है वह है उस दानव स्वामी का सामना करना जो नरक के ऊपरी स्तरों की ओर बढ़ रहा है। उनकी निगाहें बुजुर्गों पर टिक गईं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, आपका आकलन सुनने और यह जानने के लिए कि अमाजारी क्या सहायता प्रदान कर सकते हैं। महामहिम, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। यह उपाधि जानबूझकर दी गई थी। यह न केवल उनके स्तर के व्यक्ति को उत्पन्न करने में सक्षम क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति को स्वीकार करती थी, बल्कि चौथे दर्जे के प्राणी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को भी दर्शाती थी। हॉल में मौजूद अन्य कई बुजुर्गों ने चुपचाप इस भाव का अनुकरण किया। आप सच कह रहे हैं। उसकी निगाहें घेरे में चारों ओर घूमी और फिर वापस उस पर टिक गईं। उन्होंने आगे कहा, हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। ये किसी एक नस्ल से संबंधित मामला नहीं है, जब तक कि वह नस्ल संभावित रूप से गंभीर नुकसान उठाने के लिए तैयार न हो। यही सच्चाई थी। नरक के शुरुआती स्तरों में कई ऐसी जातियां थीं जो दानव स्वामी का सामना करने के लिए रैंक 4 या कई शीर्ष रैंक 3 के सैनिकों को भेज सकती थी। हालांकि जब तक लड़ाई निचले स्तरों में नहीं होती तब तक किसी भी घातक लड़ाई में भारी नुकसान होता था। रैंक 4 में जितनी ऊंची स्थिति होती थी उतना ही अधिक दमन का सामना करना पड़ता था। इस तथ्य को अक्सर गलत समझा जाता था। दमन का अर्थ कमजोरी नहीं था, इसका अर्थ था दबाव। यदि रैंक 3 का दायरा पहले से 5वें स्तर तक और रैंक 4 का दायरा 6 से 10वें स्तर तक होता तो शुरुआती मंजिलों में प्रवेश करने वाले किसी भी रैंक 4 को रैंक 3 की ऊपरी सीमा तक जबरदस्ती नीचे धकेल दिया जाता। फिर भी उनकी बुनियाद उन्हें एक सच्चे शिखर रैंक 3 से भी अधिक मजबूत बनाती। वे प्रभावी रूप से 5.1 और 5.5 के बीच की शक्ति पर कार्य करते। फिर चौथे रैंक के आधे चरण वाले प्राणी थे जो 5.7 और 5.9 के बीच थे। जब तक ब्रह्मांड ने उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि को स्वीकार नहीं किया तब तक भले ही वे रैंक 4 की क्षमताओं के समान क्षमताएं प्रदर्शित कर सके, उन्हें दबाया नहीं जाएगा। ऐसी अवस्था तक पहुंचना दुर्लभ था। अधिकांश रैंक 3 के सदस्य स्थिर विकास होने पर 5 से 6 तक आसानी से प्रगति कर लेते थे। आधे चरण वाले सदस्य अक्सर उच्च स्तर की अत्यधिक क्षमता वाले प्रतिभाशाली होते थे जो विभिन्न कारणों से अभी तक उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। अन्य मामलों में उनकी पूर्व नींव इतनी मजबूत होती थी कि वे निचले रैंक पर रहते हुए भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। इसी वजह से किसी भी ज्ञानी बुजुर्ग को यह अजीब नहीं लगा कि चौथे रैंक का कोई व्यक्ति उनसे सहायता मांगने आया था। 13वीं मंजिल का दानव स्वामी अब अपने पिछले अवतारों जैसा नहीं रहा, बुजुर्ग ने कहा। उसने एक सीमा पार कर ली है। उस स्तर पर उसने शांत भाव से आगे कहा, तीसरे रैंक का सर्वोच्च भी अपर्याप्त है। उसने एक पल के लिए उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। केवल चौथे दर्जे के लोग या ऐसे प्राणियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समर्थित लोग ही विनाश को आमंत्रित किए बिना इसका सामना कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इसीलिए आप यहाँ आए हैं। आप भाग लेने का इरादा रखते हैं, है ना? जी हाँ, बूढ़े आदमी ने सरल स्वर में कहा। मैं शामिल हो जाऊंगा। तो हम भी शामिल हो जाएंगे, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसके शब्दों की तुरंत ही प्रतिध्वनि हुई। यदि महामहिम मैदान में उतरने को तैयार हैं तो अमाजारी केवल दर्शक बनकर नहीं रहेंगे। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। उन्होंने आगे कहा, दुर्भाग्यवश हम जो कुछ प्रदान कर सकते हैं उसकी एक सीमा है। उसकी निगाहें तेज हो गईं। हमारे पास फिलहाल रैंक 4 के किसी अधिकारी से संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। वरुण की भौहों पर हल्की सी शिकन आ गई। बुजुर्ग ने तुरंत इस बात पर ध्यान दिया। ऐसे प्राणी शायद ही कभी निष्क्रिय रहते हैं, उसने समझाया। और अगर उनमें से कोई नरक में मौजूद भी हो तो उनके समय पर संपर्क करने के लिए पर्याप्त करीब होने की संभावना बहुत कम है। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। महामहिम की भागीदारी और हमारे संयुक्त समर्थन से हमें विश्वास है कि दानव स्वामी को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है। वह रुक गई, लेकिन हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उसकी निगाहें पूरे कमरे में घूमती रहीं। अगर यह और ऊपर चढ़ता है तो हमें अस्थायी रूप से नरक से पीछे हटने और अपनी नींव को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप सुनता रहा। बाहर से तो उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन मन ही मन उसने अपनी आंखें घुमाई। वह तुरंत ही इसकी भनक समझ गया। जो कुछ भी कहा गया वह झूठ नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। यहाँ हर कोई दानव स्वामी को भगाना चाहता था, लेकिन कोई भी इसकी पूरी कीमत चुकाना नहीं चाहता था।
वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। फिर भी उसका इरादा कई जातियों की ओर से एक जोखिम भरी व्यर्थ लड़ाई लड़ने का नहीं था, जबकि वे सुरक्षित दूरी से देखते रहे और बाद में उसके बलिदान की प्रशंसा करें, बशर्ते कि वे कभी प्रशंसा करें भी। इसके अलावा ये भी जोखिम था कि संघ का कोई शत्रु इस स्थिति का फायदा उठाकर उसे मार गिराए। वह दानवों के स्वामी से नहीं डरता था, ये कभी मुद्दा ही नहीं था। उसे आश्वासन चाहिए था। बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया और फिर से बोलने लगा। बहुत अच्छा, उसने शांत भाव से कहा। तो मुझे ये बताओ। उसकी निगाहें सफेद बालों वाले बुजुर्ग पर टिक गईं। अमाजारी लोग वास्तव में क्या योगदान देंगे? बुजुर्ग ने बिना किसी झिझक के उसकी आंखों में आंखें मिलाईं। मैं खुद, उसने कहा। कुछ क्षणों के लिए तो अन्य बुजुर्ग भी उसकी ओर देखने लगे। बूढ़े आदमी ने एक बार पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह ... अकेले? उसने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति हंस पड़ा। वह धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। नजदीक से देखने पर उनके सफेद बालों और आंखों के कोनों पर पड़ी बारीक झुर्रियों में उनका असर साफ दिखाई देता था। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, उनका व्यक्तित्व बदल गया। उसकी आभा विस्फोटक रूप से नहीं फैली। इसके बजाय ये घनी, स्थिर और भारी होती गई, जैसे कोई प्राचीन वृक्ष अपनी जड़ों को धरती में और गहराई तक फैला रहा हो। उसने लापरवाही से एक हाथ हिलाया। मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैं अब भी एक जवान लड़की की तरह मुंह के मार सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमाजारी समुदाय के कुछ बुजुर्गों ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। माइकल को तब इसका एहसास हुआ। ये बुजुर्ग महिला रैंकथरी के बिल्कुल शिखर पर थी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे काफी देर तक निहारा, फिर उसने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह स्वीकार्य है। सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला ने जवाब में अपना सिर झुकाया। अच्छा, तो हम सहमत हैं। फिर अन्य अमाजारी बुजुर्गों में से एक ने बात की। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन सम्मानजनक थी। बुजुर्ग, अपना ख्याल रखें। एक अन्य व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, सुरक्षित लौटाना। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, मैं नरक से भी बदतर जगहों से बच निकली हूँ और उससे भी बुरे दुश्मनों का सामना कर चुकी हूँ। उसकी निगाहें उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। धन्यवाद महामहिम, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। कई बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी अपनी सीट से उठा और अपनी आस्तीन से काल्पनिक धूल झाड़ी। उन्होंने शांत भाव से कहा, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी एक आपदा को टालने की कोशिश कर रहे हैं। वह थोड़ा मुड़ा, मानो जाने की तैयारी कर रहा हो। उन्होंने आगे कहा, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हमें अन्य जातियों से भी बात करनी है और समय हमारे पक्ष में नहीं है। इस पर चांदी जैसे बालों वाली बुजुर्ग महिला की मुस्कान और गहरी हो गई और उनकी आंखों में क्षण भर के लिए एक तीखी चमक दिखाई दी। आप आगे बढ़ें महामहिम, उसने कहा। उस बूढ़े व्यक्ति की स्थानिक क्षमताओं की बदौलत वे दूसरी मंजिल पर स्थित अगली जाति की ओर बढ़ गए। स्टोनकिन। अमाजारी लोगों के विपरीत स्टोनकिन लोग जमीन के ऊपर नहीं रहते थे। उनका क्षेत्र रेगिस्तान के ठीक नीचे, दूसरी मंजिल की बदलती रेत के बहुत नीचे छिपा हुआ था। सतह पर जो बंजर और निर्जीव दिखता था, उसके नीचे एक विशाल भूमिगत सभ्यता छिपी हुई थी जो सीधे चट्टान में तराशी गई थी। स्टोनकिन कद में छोटे थे, औसत इंसान की ऊंचाई के मुश्किल से आधे, लेकिन उनके शरीर घने और सुगठित थे, जो पत्थर से जुड़े मांस से बने थे, जिससे उन्हें उनके आकार से कहीं अधिक वजन और मजबूती मिलती थी। उनका समाज शिल्प कौशल पर आधारित, सुगठित और कठोर था। अमाजारी लोगों के विपरीत स्टोनकिन लोगों में नेतृत्व लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता, आयु और शक्ति के आधार पर निर्धारित होता था। बैठक संक्षिप्त लेकिन निर्णायक रही। हालांकि उनमें कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था, फिर भी उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। विचार विमर्श के बाद उन्होंने इस प्रयास के लिए तीसरे दर्जे के 2 वरिष्ठ सदस्यों को नियुक्त किया। उनकी सहमति मिलने के बाद समूह दूसरी मंजिल से चला गया। उस बूढ़े व्यक्ति के स्थानिक अधिकार ने एक बार फिर स्थान को मोड़ दिया और उन्हें मंजिलों के बीच की सीमा की ओर ऊपर की ओर ले गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल में बदलाव आ गया। जहां दूसरी मंजिल रेगिस्तान और जंगल के बीच बदलती रहती थी, वहीं तीसरी मंजिल पर विशाल समुद्र, तैरते हुए भूभाग और अंतहीन हवा की धाराएं हावी थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से द्वीपों से बनी थी। यहीं पर वेयारी जनजाति ने अपना घर बनाया था। वेयारी एक पंखों वाली जाति थी, जो लंबी और पतली थी, जिसकी त्वचा पीली थी और पंखों से ढके हुए थे। अगर उनके बाज जैसे चेहरों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो माइकल ने उन्हें मन ही मन स्वर्गदूतों का एक प्रकार मान लिया। वेयारी लोगों के साथ बातचीत करना कठिन था। विनम्रतापूर्वक लेकिन दृढ़ता से इनकार करने के बाद उन्होंने सहायता प्रदान करने से मना कर दिया। वहां से समूह एक बार फिर ऊपर की ओर चढ़ा। चौथी मंजिल पर हमेशा धुंध छाई रहती थी और उसका भूभाग थोड़ी कीचड़ वाली रेत से ढका हुआ था। ये नाइटशेल जाति का इलाका था। अन्य जातियों के विपरीत नाइटशेल को आंतरिक तोड़फोड़ के कारण प्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा था। नई जानकारी और बाहरी समर्थन उपलब्ध होने के कारण उन्होंने शामिल होने में जरा भी संकोच नहीं किया। उनके रैंकथरी के सदस्य स्पष्ट रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने समूह की सामूहिक शक्ति में योगदान दिया। अगला गंतव्य 5वीं मंजिल पर था। लौह मानव। पहली नजर में 5वीं मंजिल लगभग सामान्य लग रही थी। अन्य मंजिलों की तरह यहाँ भी सूरज नहीं था। इसके बजाय आसमान में एक धुंधली फैली हुई रोशनी समान रूप से फैली हुई थी, न तो तेज और न ही तेज, फिर भी कुछ भी पूरी तरह से छिपा हुआ नहीं था। इससे सामान्यता का झूठा आभास पैदा हो रहा था। माइकल को यह बात परेशान करने वाली लगी। यह एक ऐसी जगह थी जो इतनी शांत दिखती थी कि कोई यह भूल ही जाए कि यह कहाँ स्थित है। जल्द ही वे आयरन ह्यूमन के क्षेत्र में पहुंच गए। आयरन ह्यूमन्स का आकार तो इंसानों जैसा था, लेकिन उनकी शक्ल सूरत इंसानों जैसी नहीं थी। उनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा था, जो राख के रंग से लेकर गहरे स्टील के रंग तक फैला हुआ था, मानो लोहे की धूल उनके मांस में स्थायी रूप से समा गई हो। उनके शरीर सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक भारी थे। 5वीं मंजिल पर उनके शहर सीधे पहाड़ों में तराशे गए थे। विशाल द्वार संरचनाओं ने प्रत्येक प्रमुख मार्ग की रक्षा की।
पहाड़ियों पर पहरेदार मीनारें बनी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर भारी कवच पहने संतरी हर समय तैनात रहते थे। असाधारण बाहरी स्वरूप के नीचे उनकी सभ्यता विचित्र रूप से परिचित थी। माइकल ने इसे लगभग तुरंत ही पहचान लिया। उनकी शासन व्यवस्था, रसद व्यवस्था और सामाजिक पदानुक्रम कई मायनों में अरोरा के समान थे। अंतर उनके युग में निहित था, एक आधुनिक था, दूसरा मध्ययुगीन। आयरन ह्यूमंस के बीच शक्ति का केंद्रीकरण बहुत ही सटीक था, लेकिन फिलहाल माइकल को इसकी चिंता नहीं थी। ये जानकारी उसके लिए बाद में काम आएगी। लौह जाति को भी नुकसान उठाना पड़ा था। आंतरिक अशांति ने उनकी नींव को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने की तुलना में कहीं अधिक हिंसक रूप से हिला दिया था, जिसके कारण उनका समझौता त्वरित हो गया। अगले चरण में वे छठी मंजिल पर पहुंच गए। इस फर्श को बीचों बीच से साफ सुथरा विभाजित किया गया था, धीरे धीरे नहीं, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, अक्षरशः। दुनिया का आधा हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में डूबा रहता था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा हमेशा की रात में जकड़ा रहता था। जमीन पर एक तीखी, स्पष्ट सीमा एक निशान की तरह फैली हुई थी, जो प्रकाश को अंधेरे से अस्वाभाविक सटीकता के साथ अलग करती थी। दिन के समय आकाश में हल्की, स्थिर चमक दिखाई दे रही थी। रात का नजारा बिल्कुल विपरीत था। ऊपर एक गहरा, अंगारों जैसा अंधेरा छाया हुआ था और वहां की जमीन काली, झुलसी हुई और गर्म थी, जो भारी जूतों के बावजूद भी गर्मी विकीर्ण कर रही थी। माइकल ने सहज रूप से अपने कदम धीमे कर दिए। उसके बगल में स्टाबोन ने भी अपनी चाल को समायोजित किया और अनजाने में ही उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों में से स्टाबोन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ माइकल को थोड़ा बहुत सहज महसूस होता था। वे एक जैसे नहीं थे, लेकिन उनके बीच इतनी गहरी समझ थी कि वे बिना कहे ही एक दूसरे को समझ सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, स्टाबोन ने चुपचाप छठी मंजिल की प्रकृति के बारे में बताया। दिन के समय तेज रोशनी के बावजूद ठंड थी। वहां ऊर्जा प्रचुर मात्रा में, शुद्ध और असाधारण रूप से स्थिर थी। विडंबना ये थी कि रात के समय काफी गर्मी थी। इस मंच पर दो नस्लों का दबदबा था। स्टाबोन ने रात्रि पक्ष पर कब्जा कर लिया था, ड्रेकब्लड ने जीत हासिल की। ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली जातियों के रूप में वे इस प्रभुत्व को बनाए रखने में सक्षम थे। नरक में इस प्रकार की परिस्थितियां दुर्लभ नहीं थीं। छठी मंजिल को विशेष मंजिल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नरक की मंजिलों को कभी कभी विशेष कहा जाता था यदि उनमें अतिरिक्त विशेषताएं होती थीं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। सभी विशेष फर्श पहली नजर में स्पष्ट नहीं होते थे। छठी मंजिल की खासियत उसके नाटकीय विभाजन से कहीं अधिक थी। नरक में विशेष तल केवल दिखावट के आधार पर ही परिभाषित नहीं होते थे, वे अपने कार्य के आधार पर परिभाषित होते थे। छठी मंजिल ऐसी ही एक जगह थी। दुनिया का ठंडा, प्रकाशित आधा हिस्सा इतनी अधिक ऊर्जा से भरा हुआ था जितनी शुरुआती मंजिलों में शायद ही कभी देखने को मिलती है। यह न तो अराजक ऊर्जा थी और न ही आक्रामक, ये सघन, शांत और असाधारण रूप से स्थिर थी। इस प्रचुर मात्रा में प्राप्त ऊर्जा ने अद्वितीय संसाधनों को भी जन्म दिया। फर्श का दूसरा आधा हिस्सा इसका विपरीत था। रात का समय गर्म था, लेकिन विनाशकारी तरीके से नहीं। गर्मी स्थिर, गहरी और भेदक थी। इसने त्वचा को तुरंत नहीं जलाया, इसके बजाय यह मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में समा गई, जिससे शरीर को मूलभूत स्तर पर उत्तेजना मिली। फर्श का यह हिस्सा एक अलग तरह की ऊर्जा से भरपूर था। लंबे समय तक यहां रहने से मांसपेशियों के रेशे मजबूत हुए, हड्डियों का घनत्व बढ़ा और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। यहां शारीरिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेने वाले साधकों ने अपनी प्रगति में तेजी देखी, विशेषकर वे जिन्होंने शारीरिक शक्ति, सहनशक्ति या वंशानुक्रम पर ध्यान केंद्रित किया। दुर्भाग्यवश नरक की 100 मंजिलों में से छठी मंजिल अभी भी केवल छठी ही थी। उसे एक तथ्य ने इसके मूल्य पर एक अलिखित सीमा लगा दी। छठी मंजिल के प्रभाव निर्विवाद थे, लेकिन वे पुनर्तः निश्चित नहीं थे। वे कमजोर, विकासशील और अपरिष्कृत लोगों पर असाधारण रूप से अच्छा काम करते थे। जो लोग अभी अपनी नींव मजबूत कर रहे थे, उनके लिए यह वातावरण किसी खजाने से कम नहीं था। जो प्रगति कहीं और वर्षों में हो सकती थी, वह यहाँ महीनों में ही हासिल हो जाती थी। लेकिन वास्तव में शक्तिशाली लोगों के लिए यह अंतर सूक्ष्म था। उनके लिए छठी मंजिल की विशेष ऊर्जा असामान्य स्वाद वाली हवा से अधिक कुछ नहीं थी। दिन के समय की ओर मौजूद माना ऊर्जा प्रचुर और शुद्ध होने के बावजूद उच्च कोटि के प्राणियों को सार्थक रूप से प्रभावित करने के लिए आवश्यक गहराई से रहित थी। यही सीमा थी जिसके कारण छठी मंजिल पर बड़ी शक्तियों द्वारा कोई विवाद नहीं हुआ। नरक में अन्य क्षेत्र भी थे जहां माना की घनत्व अधिक थी। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां माना न केवल शुद्ध था, बल्कि उच्च नियमों के अंशों से भी युक्त था। कुछ ऐसे स्थान थे जहां भौतिक शुद्धिकरण ऊर्जा हिंसक, खतरनाक और कहीं अधिक प्रभावी थी, हालांकि वहां जीवित रहने के लिए उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती थी। उन स्थानों की तुलना में छठी मंजिल मूल्यवान थी, लेकिन अपूरणीय नहीं थी। इस वास्तविकता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पर केवल दो ही जातियों का शासन क्यों था। स्टाबोन और ड्रेकब्लड ने इस तल को सुरक्षित करने के लिए कीमत चुकाई थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि उससे अधिक शक्तिशाली शक्तियों का हस्तक्षेप आकर्षित हो सके। वे छठे तल पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, फिर भी इतने आकर्षक नहीं थे कि दूसरे इसे हथियाना चाहें। उस बूढ़े व्यक्ति और वहां मौजूद रैनथरी के सहयोगियों ने सबसे पहले ड्रेकब्लड क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया। वे पैदल यात्रा नहीं कर रहे थे। छठी मंजिल पर कदम रखते ही सभी ने वहां की हवा को चुना। दिन रात की असामान्यताओं के अलावा छठी मंजिल देखने में सामान्य लग रही थी, जिसमें पेड़ पौधे आदि मौजूद थे। हालांकि इतने सारे अजीबोगरीब फर्श देखने के बाद माइकल को नई चीजों के प्रति आश्चर्य की जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। यह तब हुआ जब पहली दीवार दिखाई दी, एक दीवार जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। पहाड़ी की चोटी पर नियमित अंतराल पर निगरानी संरचनाएं बनी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक नुकीले दांत जैसा था। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई पोस्ट नहीं थी, यह तो किला भी नहीं था, यह किसी शहर की बाहरी सीमा जैसा दिखता था। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी।
उसके मन में नरक एक ऐसी जगह थी जहां से लोग गुजरते थे, रहने की जगह नहीं। यहाँ तक कि जिन जातियों के पास अलग अलग स्तर होते थे वे भी आमतौर पर पूरी बस्तियां नहीं बल्कि स्टेशन और गढ़ बनाए रखती थीं। उनके लोग आते, प्रशिक्षण लेते, संसाधन इकट्ठा करते, बारी बारी से आते जाते और अपने अपने राज्यों में लौट जाते थे। यही बात तर्कसंगत लगी। माइकल ने यही अनुमान लगाया था, लेकिन उसके नीचे एक सभ्यता विद्यमान थी, एक असली वाला। माइकल को कुछ और भी महसूस हुआ। जनसंख्या कुछ लाख, सड़कों और प्लेटफार्मों पर चलते फिरते बिंदु दिखाई दे रहे थे। इमारतों के समूह ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें युद्ध के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बनाया गया हो। माइकल ने जल्दी से मुड़कर स्टाबोन केलिथ की ओर स्पष्टीकरण मांगा। केलिथ बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखी। उसने गुजरते हुए शहर पर एक नजर डाली, मानो वह कोई परिचित स्थलचिन्ह हो, न कि कोई असामान्य चीज। फिर हवा में अपनी गति बनाए रखते हुए आगे की ओर देखा। आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? उसने पूछा। एक शीर्ष नस्ल जहां चाहे वहां बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकती है, बशर्ते वह इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। माइकल ने अपने चेहरे के भावों को स्थिर रखा, लेकिन उसकी निगाहें नीचे की इमारतों पर टिकी रहीं। जब केलिथ ने इसे इस तरह कहा तो ये स्पष्ट लगा। माइकल का मन बदल गया। उन्होंने अरोरा के आकार पर विचार किया। यदि अरोरा जैसी सभ्यता नरक में बसने का फैसला करती है तो सबसे कठिन काम शहर का निर्माण करना नहीं होगा। केलिथ ने फिर से बात की, मानो उसने माइकल के अगले विचार का अनुमान लगा लिया हो। और हाँ, उन्होंने आगे कहा, आप शायद सोच रहे होंगे कि अन्य नस्लें ऐसा क्यों नहीं करती जबकि वे ऐसा कर सकती हैं। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चुप्पी ही काफी थी। केलिथ ने बिना रुके समझाना शुरू किया। अधिकांश जातियों के लिए नरक में स्थायी नागरिक बस्ती बनाना अव्यावहारिक था। नरक सामान्य लोगों की तरह स्थिर क्षेत्र नहीं था। पड़ोसी तल के संतुलन में एक छोटा सा बदलाव भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता था और एक सुरक्षित क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदल सकता था। स्टेशन लचीले थे, शहर लचीले नहीं थे। एक स्टेशन को घंटों में खाली किया जा सकता था, लेकिन एक शहर को नहीं। दसियों हजार या लाखों लोगों को निकालना समय और उससे कहीं अधिक संसाधनों की मांग करता था। यदि कोई संकट अचानक उत्पन्न हो जाता तो सबसे धीमी गति से चलने वाले लोग सबसे पहले मरते और उनकी मृत्यु इतनी अधिक होती कि सदियों तक किसी जाति की प्रतिष्ठा कलंकित हो जाती। उद्देश्य का प्रश्न भी था। अधिकांश जातियां नरक को एक संसाधन क्षेत्र और प्रशिक्षण मैदान की तरह इस्तेमाल करती थीं। वे योद्धाओं को बारी बारी से वहां भेजते, दुर्लभ सामग्रियां एकत्र करते और फिर चले जाते। खतरा स्वीकार्य था क्योंकि इसमें शामिल लोग योद्धा थे। अगर सबसे बुरा भी होता तो नुकसान कष्टदायी होता, लेकिन सीमित रहता। इसके अलावा कुछ गहरे कारण भी थे जिन्हें केवल शक्तिशाली नस्लें ही सही मायने में समझती थीं। नरक को स्थायित्व पसंद नहीं था। किसी बस्ती का अस्तित्व जितना पुराना होता जाता था उतना ही अधिक ध्यान उन जीवों की ओर आकर्षित होता था जो गुप्त स्थानों में रेंगते रहते थे। दानव बुद्धिहीन जानवर नहीं थे और छठी मंजिल पर भी, हालांकि उनकी संख्या भयावह नहीं थी, तीसरे दर्जे के अन्य दानव मौजूद थे। तीसरे रैंक को छोड़ दे तो बड़ी संख्या में दूसरे रैंक के सैनिक भी नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थे। माइकल ने पूछा कि ड्रेकब्लड अलग क्यों थे। केलिथ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस माइकल को दोबारा देखने को कहा। माइकल ने भौहें चढ़ाईं, फिर खुद को दीवारों और मीनारों के बजाय नीचे हो रही हलचल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। फिर सारी बातें तय हो गईं। नीचे दिए गए अधिकांश आंकड़े ड्रेकब्लड के नहीं थे। वह पहले कभी किसी ड्रेकब्लड से नहीं मिला था, लेकिन उसके बारे में उसे काफी कुछ पता था। ड्रेकब्लड देखने में काफी हद तक इंसानों जैसे ही लगते थे, बस फर्क इतना था कि उनके सींग और कुछ अन्य मामूली विशेषताएं थीं। नीचे के लोग ऐसा नहीं करते थे और ऐसा लगता था कि वे पूरी तरह से अलग नस्लों के थे। लेकिन क्या ये ड्रेकब्लड का इलाका नहीं था? अन्य आकृतियों की इतनी अधिक संख्या क्यों थी? केलिथ ने इसे नर्म करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा, इसीलिए यहाँ एक शहर बस सकता है, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग ड्रेकब्लड नहीं हैं। माइकल की निगाहें सड़कों पर टिकी रहीं। वह अभी भी जो कुछ देख रहा था उसे उस नरक के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था जो उसके अनुसार नरक होना चाहिए। केलिथ ने उसी शांत स्वर में बोलना जारी रखा। ड्रेकब्लड ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह उनकी आबादी नहीं है। माइकल की भौहें तन गईं। तो फिर यह किसका है? केलिथ की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। जागीरदार, ड्रेकब्लड की संपत्ति। माइकल का पेट कस गया। इस बार केलिथ ने शहर की ओर नीचे नहीं देखा। उन्होंने समझाया, विस्तृत ब्रह्मांड में किसी अधीन जाति को हमेशा नरसंहार द्वारा ही नहीं जीता जाता। कभी कभी अनुबंध द्वारा, कभी कभी ऋण द्वारा और कभी कभी संरक्षण द्वारा। उसकी नजर माइकल पर पड़ी। और कभी कभी इस पर विजय इसलिए प्राप्त कर ली जाती है क्योंकि एक अधिक शक्तिशाली जाति ये तय करती है कि आप उपयोगी हैं। माइकल की निगाहें फिर से सड़कों पर टिक गईं। नीचे दी गई आकृतियां इतनी विविध थीं कि उन्हें एक ही जाति का कहना असंभव था। सींगों के आकार में बहुत विविधता, त्वचा के रंग में बहुत विविधता, शारीरिक बनावट में बहुत विविधता। छोटे कद और चौड़े कंधों वाले प्राणियों का एक समूह दुबले पतले और लंबे अंगों वाले प्राणियों के समूह के पास से गुजरा। गाड़ियों की एक कतार को ऐसे जीव खींच रहे थे जो पालतू जानवरों जैसे दिखते थे और उनका मार्गदर्शन मानवाकार आकृतियों वाले जीव कर रहे थे जो अगर उनकी भौहों पर बनी लकीरों और गर्दन पर मौजूद हल्की पपड़ियों को छोड़ दे तो इंसानों जैसे ही दिखते थे। माइकल का जबड़ा कस गया। गुलाम। केलिथ ने उसे सुधारा नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, शब्द इस बात पर निर्भर करता है कि कौन बोल रहा है। माइकल ने धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ी। केलिथ ने क्षितिज की ओर अपनी ठुड्डी से हल्का इशारा किया। उन्होंने कहा, नरक में तकनीक कम भरोसेमंद होती है। नामुमकिन नहीं, लेकिन सीमित। वातावरण कई प्रणालियों को बाधित करता है। परिवहन चैनल अस्थिर होते हैं। जितना गहरा जाओगे स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। वह रुका। इसलिए शारीरिक श्रम महत्वपूर्ण है। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। केलिथ ने आगे कहा, छठी मंजिल पर संसाधन मौजूद हैं।
अधिकांश जातियां अपने योद्धाओं से ही काम करवाने का स्थिर मार्ग अपनाती हैं, चाहे वह प्रशिक्षण के लिए हो या किसी और कारण से। दूसरी ओर ड्रेकब्लड ने दक्षता और कम लागत को चुना। माइकल को पहले से ही पता था कि बात किस ओर जा रही है। उसने अब नीचे देखा और उसके चेहरे के भाव में शायद ही कोई बदलाव आया। हमारे सूत्रों और अन्य जातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाके के अनुसार वे इसे अपने जागीरदारों के लिए अवसर कहते हैं। माइकल की आंखें सख्त हो गईं। केलिथ की आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा, जागीरदारों को बताया जाता है कि वे ऊपर चढ़ रहे हैं। अपने शासकों की सेवा करना एक सीढ़ी है। कड़ी मेहनत करो और तुम्हारे बच्चे बेहतर दर्जा हासिल करेंगे, और उनमें से कुछ के लिए यह बात सच भी है। केलिथ ने फिर बात की। उन्होंने कहा, आप जिन लोगों को देख रहे हैं उनमें से अधिकांश मूल रूप से पराजित लोग नहीं हैं। वे उनके बच्चे हैं। माइकल की छाती पहले उठी फिर नीचे गिरी। उसने गहरी और थकी हुई आह भरी, हालांकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यह ब्रह्मांड सचमुच क्रूर था। केलिथ ने उस भावना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल उस विचार को पूरा किया जिसे उसने पहले शुरू किया था। उन्होंने कहा, इसीलिए दूसरी नस्लें ऐसा नहीं करती, इसलिए नहीं कि वे शहर नहीं बना सकती। उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई, क्योंकि अगर आप इसे हमेशा के लिए थाम नहीं सकते तो आप एक कब्र बना रहे हैं। वह आगे की ओर देख रहा था। और अगर आप इसे हमेशा के लिए संभाल सकते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि इसे चालू रखने के लिए आप क्या बनने को तैयार हैं। अधिकांश जातियों को परवाह नहीं होती। अगर वह उनकी जाति का नहीं है तो कुछ को परवाह नहीं होती, और कुछ तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर वह हमारी जाति का नहीं है तो वह किसी और जाति का है। यही ब्रह्मांड है। यही कारण है कि हर जाति वर्चस्व और शीर्ष पर बने रहने की क्षमता के लिए प्रयासरत रहती है। कई रैंक हरी अलौकिक शक्तियां पास में ही उड़ रही थी। ऐसे में अगर इलाके के निरीक्षक इसे नजरअंदाज करना भी चाहते तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि आगंतुकों को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह था उनका स्वागत। ड्रेकब्लड के इलाके के ऊपर उड़ने की हिम्मत कौन करता है। दिन के समय आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। आकाश में व्याप्त वह मंद प्रकाश मानो अचानक गायब हो गया, मानो कोई पर्दा हट गया हो। फिर एक जोरदार गर्जना हुई, जिसके बाद एक विशाल उमड़ती हुई शक्ति नीचे की ओर धकेलती हुई हवा में लहरें पैदा करती हुई आगे बढ़ी। माइकल ने इसे अपने सीने और रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए महसूस किया, जिससे हड्डियां और रक्त एक ही क्षण में कांप उठे। किसी विशालकाय चीज ने बादलों की परत को चीरते हुए प्रवेश किया। एक नर बत्तख। उसका शरीर विशाल था, काले और नीले शल्क कवच की तरह एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। उसके पंख चौड़े होकर फैले हुए थे और एक बार फड़फड़ाते ही अंधेरे आकाश के पूरे हिस्से को ढक लेते थे, इतनी जोर से कि झटकेदार तरंगे बाहर की ओर फैल जाती थीं। माइकल को गहरा सदमा लगा। ये किस तरह का स्वागत था। पूरी तरह से तैयार होने से पहले पहचान पत्र की कोई मांग नहीं। फिर तुरंत हमला हो गया। बत्तख के जबड़े खुले और बिजली की एक तेज धारा घनी सर्पिलाकार किरण के रूप में आगे बढ़ी, जिसने उसके आसपास की हवा को विकृत कर दिया। आसमान चीख उठा जब हमले ने अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे तैरती हुई आकृतियों के समूह को निशाना बनाया। हमला पलक झपकते ही दूरी तय कर गया। बिजली इतनी संकुचित हो गई कि उसका आकार विकृत हो गया और वह हवा में चीखती हुई दौड़ी। उसका केंद्र इतना घना था कि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ गया। छठी मंजिल पर प्रवेश करने के बाद पहली बार बूढ़े व्यक्ति ने आखिरकार अपना असली इरादा जाहिर किया। उसने एक हाथ उठाया। पहले तो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, फिर समूह के सामने का आकाश ऐसे हिल उठा मानो आसमान ने गहरी सांस ली हो। तभी माइकल को इसका एहसास हुआ। बूढ़े व्यक्ति के सामने का वातावरण अचानक तीव्र रूप से सघन हो गया। संपीड़ित हवा की परतें अदृश्य दीवारों की तरह एक दूसरे के ऊपर सिमटती गईं। हवा चीखती हुई अपनी जगह पर खींची चली गई और पल भर में घनत्व आसमान छू गया। बिजली गिरी और रुक गई। यह दृश्य अवरोध से टकराकर चपटा हो गया। बिजली को मजबूरन अगल बगल फैलना पड़ा, मानो वह किसी अचल सतह से टकरा गई हो। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह प्रहार की शक्ति थी जिसने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया होगा, या बूढ़े व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया शक्ति का आकस्मिक प्रदर्शन? उनके स्तरों के बीच का अंतर बहुत बड़ा महसूस हो रहा था, जिससे माइकल ने अनजाने में ही अपनी मुट्ठी भींच ली। सत्ता का ये स्तर उसे दूर की कोड़ी लग रहा था, फिर भी अगर वह समझौता करने का फैसला करता तो यह वास्तव में हासिल किया जा सकता था। उसने लगभग तुरंत ही अपना सिर हिला दिया। नरक में अपने हाल के अनुभवों के कारण उसके दिल में थोड़ी सी असुरक्षा घर कर गई थी, जिससे उसका सामान्य संयम भंग हो गया था। किसी भी नियम से ऊपर उठने के बजाय उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने अमर प्राणियों के समान किसी नियम से ऊपर उठे। अन्यथा ये शर्मनाक होगा, खासकर अगर उसका लाभ केवल आग को और तेज करने तक ही सीमित हो। शायद बूढ़े व्यक्ति द्वारा शक्ति प्रदर्शन के कारण ही आकाश में उड़ने वाले बत्तख ने दोबारा हमला नहीं किया। उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे आत्मरक्षा के लिए अपने कानूनों को सक्रिय करने वाले सहयोगी और भी सख्त हो गए। वे जानते थे कि वह ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसे ताकतवर देखना प्रभावशाली था। होश में आने के बाद वे सभी स्पष्ट गुस्से के साथ बत्तख की ओर मुड़े। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। संपीड़ित हवा ऐसे गायब हो गई मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रही हो। उसकी निगाहें अंधेरे आकाश में मंडराते हुए बत्तख पर टिक गईं। क्या आप ड्रेकब्लड इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हैं? उसने शांत भाव से पूछा। बत्तख ने जोर से सांस ली। आवाज गहरी और गूंजदार थी, स्पष्ट रूप से स्त्रीत्व से भरी हुई, जिसमें किसी प्राचीन और गौरवशाली भावना का भार था। जैसे ही उसका विशाल सिर नीचे की ओर झुका, बिजली उसकी त्वचा के किनारों पर आलसे से रेंगने लगी। क्या मेहमान आमतौर पर मेजबान की बात नहीं मानते? उसने पूछा। उसकी आवाज दूर से आती गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। या वे खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि शिष्टाचार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता? उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। बूढ़े आदमी, उसने अपने होंठ थोड़े से पीछे की ओर मोड़ते हुए कहा, जिससे उसके नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थी, एक नाकाम वार को डर मत समझो।
मैं तुमसे नहीं डरती। उसे स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति दमित रैंक 4 था। हालांकि वह ऊपर से अहंकारी दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह तनाव में थी और उसने पहले ही मन संदेश भेजना शुरू कर दिया था। तीसरे दर्जे की सर्वोच्च योद्धा और ड्रेकब्लड होने के नाते नरक के शुरुआती तलों में ऐसी बहुत कम चीजें थी जो उसे खतरा पहुंचा सकती थी। इस तथ्य ने उसके गर्व को और बढ़ा दिया था। अब पछतावा धीरे धीरे मन में घर करने लगा था। अपनी जाति की ताकत के बल पर वह चौथे रैंक के किसी भी व्यक्ति से नहीं डरती थी, लेकिन अगर वह चौथा रैंक का व्यक्ति उसकी जाति पर पड़ने वाले परिणामों की परवाह नहीं करता तो उसकी जान जा सकती थी। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान दी। मौसम गर्म नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, कई वर्षों से मुझे कोई ऐसा अभिमानी कनिष्ठ नहीं मिला है जो मेरे सामने इतनी बेबाकी से बोलता हो। नर बत्तख हंसा। जूनियर, उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम शून्य में बूढ़े हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे बड़े हो। जब कोई व्यक्ति दुनिया को समझने के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी स्थानिक क्षमताएं बढ़ जाती हैं, खासकर अंतरिक्ष से संबंधित किसी भी चीज में। इसी वजह से, हालांकि पूरी तरह से सटीक नहीं, लेकिन संवेदनशील अलौकिक शक्तियां मोटे तौर पर यह महसूस कर सकती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति कितनी गहराई तक शून्य में रहा है, जहां समय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। उस बूढ़े आदमी के पीछे रैंक 3 के कई सहयोगी उत्तेजित हो उठे। कुछ ने अपनी आभा को बाहर निकलने दिया, जिससे कुंडलित स्टील की तरह दबाव बाहर की ओर फैल गया। बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें बत्तख से हट गईं, मानो वह अब उसके ध्यान देने लायक न हो। उसने उसके बगल में खाली हवा की ओर देखा, एक ऐसी जगह की ओर जहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर तुम यहां हो तो ताक झांक करना बंद करो। एक पल के लिए भी कुछ नहीं बदला। फिर शून्य में झुर्रियां पड़ गईं। एक लंबी महिला हवा में प्रकट हुई। काला चोगा, लंबे सीन जो पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी पतली पूंछ धीरे धीरे और सधी हुई गति से उसके पीछे लहरा रही थी। उसकी त्वचा पीली थी जिसमें हल्की राख जैसी चमक थी, और उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि प्रकाश परावर्तित नहीं होती थी। तीसरे रैंक के खिलाड़ियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मेरी बारी आती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। माइकल ने आकाश की ओर देखते हुए विलाप किया, जहां दो आकृतियां खाली हवा में खड़ी थीं। एक तो फेडरेशन का बूढ़ा आदमी था, दूसरा ड्रेकब्लड जाति का था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे दोनों ही चौथे रैंक के थे। बस इसी बात ने माइकल को उलझन में डाल दिया। नरक में प्रवेश करने के बाद से, या यूं कहें कि अकादमी में प्रवेश करने के बाद से, रैंक 4 अब उतने दुर्लभ नहीं रह गए थे जितना उसने कभी सोचा था। नरक ने उस भावना को और भी तीव्र कर दिया। अकादमी के भीतर भी उसका सामना केवल कुछ ही रैंक 4 के सैनिकों से हुआ था, और तब भी वे मुठभेड़ें या तो बेहद संक्षिप्त थी या बहुत दूर से हुई थी। इससे पहले वह कभी भी इस स्तर के मामलों में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन अब उसने न केवल एक को मार डाला था, बल्कि वह लगभग 1 घंटे तक दूसरे के करीब भी रहा था। इस समय पूरा समूह ड्रेकब्लड क्षेत्र के बाहर धैर्यपूर्वक ऊपर हुई चर्चा के समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। जिस क्षण उसकी तरफ से रैंक 4 वाली योद्धा प्रकट हुई, उसी क्षण से पहले ही वह नरभक्षी वहां से जा चुका था। स्टाबोन धीरे धीरे माइकल के और करीब आ गया। क्या आपको लगता है कि वे किसी समझौते पर पहुंचेंगे? उसने पूछा। माइकल आकाश में दो आकृतियों को देखता रहा, उनके बीच का दबाव हवा को सूक्ष्म तरंगों में बदल रहा था। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। अंततः उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो केवल उन दोनों से ही दानव राजा की समस्या हल हो जानी चाहिए। स्टाबोन ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, उसने वहां मौजूद रैंक 3 और उनसे ऊपर के 2 रैंक 4 का जायजा लेते हुए कहा। बिना किसी और समर्थन के भी ये पहले से ही बहुत अधिक है। माइकल सहमत हो गया, हालांकि उसने इसे जबान से नहीं कहा। सच तो यह है कि उसने शुरू से ही यही माना था कि वह और वह बूढ़ा आदमी ही काफी होंगे। फिर भी इस समय वह अनावश्यक नुकसान नहीं चाहता था। उसका किसी भी मरे हुए प्राणी को खोने का कोई इरादा नहीं था, और अप्रत्याशित परिस्थितियों से सावधान रहने के कारण उसने और लोगों को शामिल करने का फैसला किया था। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि दानव राजा का जल्द से जल्द निपटारा हो जाए, ताकि वह नरक का ठीक से अन्वेषण करने के लिए वापस लौट सके। इस जगह के अलावा वह किसी और ऐसी जगह के बारे में नहीं सोच सकता था जहां से इतने बड़े और विविध प्रकार के कोर मिल सके। एकमात्र विकल्प अकादमी के नियंत्रण में मौजूद भ्रष्ट आयामी दरारें थीं, लेकिन उसमें कहीं अधिक समय, कागजी कार्रवाई और नियम कानून शामिल थे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें। नरक कहीं अधिक आकर्षक था। आकाश में दबाव का स्तर बदल गया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी नीचे उतर गया। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। उन्होंने उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया। चर्चा समाप्त हो गई है, उन्होंने कहा। उनका लहजा शांत और लगभग अनौपचारिक था। कोई संयुक्त अभियान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, ड्रेकब्लड रैंक 4 यहाँ अपने लोगों के निमंत्रण पर आए हैं। उन्होंने विशेष रूप से दानव स्वामी से निपटने के लिए उसकी उपस्थिति का अनुरोध किया है। इतना मात्र से ही बेचैनी पैदा करने के लिए काफी था। उन्होंने कहा, वह सहयोग करने का इरादा नहीं रखती, वह इसे खुद ही संभालना चाहती है। तीसरे रैंक के कई लोग अकड़ गए। उनमें से एक से अधिक लोग उस फैसले की हेकड़ी पर टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन किसी ने नहीं की। कारण स्पष्ट था। तीसरे रैंक के कई लोग अकड़ गए। उनमें से एक से अधिक लोग उस फैसले की हेकड़ी पर टिप्पणी करना चाहते थे, लेकिन किसी ने नहीं की। कारण स्पष्ट था। चाहे ये कितना भी परेशान करने वाला क्यों ना हो, वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह उनसे नीची नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति की निगाह ने एक बार पूरे समूह पर चक्कर लगाया। उन्होंने कहा, मुझे कुछ ऐसा होने की आशंका थी, बस मुझे यकीन नहीं
था, वह थोड़ी देर के लिए रुका। उन्होंने आगे कहा, रैंक 4 वाले लोग वो भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अकेली नहीं है। हो सकता है कि और भी रैंक 4 वाले लोग इस राह पर हों। उन्होंने आगे कहा, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सहयोग करे या न करे, दानव स्वामी से निपटना अभी भी जारी है। उसकी निगाहें क्षण भर के लिए उस दिशा में उठी जहां ड्रेकब्लड रैंक 4 गायब हो गया था। उन्होंने कहा, मैं अब भी वहां जाने का इरादा रखता हूं, भले ही कोई और न आए। सिर्फ उसके और मेरे साथ ही सफलता की संभावना काफी अधिक है। इससे अधिक कुछ भी अनावश्यक होगा। तीसरे रैंक के कई सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना ध्यान फिर से उनकी ओर मोड़ दिया। तो अब मैं सीधे सीधे पूछता हूं, उसने कहा, क्या आप मेरा अनुसरण करना जारी रखना चाहते हैं या अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाएंगे? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्टाबोन सबसे पहले आगे बढ़ा। मैं वापस आऊंगा, उसने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। बाकी लोग शायद न जानते हों, लेकिन माइकल अपनी सतर्क प्रकृति से भलीभांति परिचित था, भले ही इसके पीछे उचित और वैध कारण ही क्यों न हो। स्टाबोन ने अपना सिर थोड़ा सा उस बूढ़े आदमी की ओर झुकाया। उन्होंने कहा, चौथे स्थान के खिलाड़ियों के शामिल होने से मेरी उपस्थिति से परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहां रुकने से अनावश्यक जोखिम ही बढ़ेगा। बूढ़े आदमी ने एक बार सिर हिलाया। उन्होंने कहा, यह एक समझदारी भरा विकल्प है। स्टाबोन ने माइकल पर एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर पीछे हट गया और जाने की तैयारी करने लगा। एक एक करके बाकी लोग भी अपनी अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। माइकल चुपचाप उन्हें देखता रहा। जब तक ये निर्णय पूरे समूह में फैलना शुरू हुआ, तब तक बदलाव स्पष्ट रूप से सामने आ चुका था। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 1 दर्जन से अधिक लोग आए थे। अब केवल कुछ ही लोग बचे थे। एक एक करके तीसरे रैंक के खिलाड़ियों ने सावधानी बरती। कुछ ने जाने से पहले थोड़ी देर के लिए झुककर अभिवादन किया। कुछ ने सम्मान के कुछ शांत शब्द कहे और बिना किसी औपचारिकता के चले गए। कोई भी वहां नहीं रुका। चौथे रैंक के खिलाड़ियों के मैदान में आते ही उन्हें अपनी सीमा का एहसास हो गया। आकाश धीरे धीरे खाली हो गया। अंत में भीड़ धीरे धीरे कम होती गई और केवल कुछ ही लोग बचे रहे। बूढ़ा व्यक्ति वहीं रुका रहा। माइकल वहीं रुका रहा। सफेद बालों वाले अमाजारी बुजुर्ग ने भी ऐसा ही किया। स्टोनकिन जनजाति के दोनों बुजुर्ग भी वहीं रुके रहे। यही सब कुछ था। 1 दर्जन से अधिक अलौकिक शक्तियों वाले प्राणियों में से केवल यही समूह बचा रहा। बूढ़े व्यक्ति ने चारों ओर एक नजर डाली और वहां मौजूद लोगों का जायजा लिया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। बस इतना ही काफी है, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई शेखी नहीं थी, केवल आत्मविश्वास था। माइकल को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति, स्वयं अमाजारी बुजुर्ग और 2 स्टोनकिन के साथ समूह छोटा था लेकिन मजबूत था। हालांकि उन्हें स्टाबोन और ड्रेकब्लड के क्षेत्रों की जांच करने का मौका नहीं मिला और उन्हें इस बात का अफसोस था, फिर भी माइकल दानव स्वामी को देखने के लिए कहीं अधिक उत्सुक थे। दमित अवस्था में भी किस प्रकार का प्राणी चौथे रैंक के शक्तिशाली प्राणी को इतनी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित कर सकता है? आमतौर पर एक वयस्क व्यक्ति किसी बच्चे का सामना करने से नहीं डरता, भले ही वह बच्चा मलेरिया से बीमार ही क्यों न हो। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा था कि बीमारी इतनी गंभीर थी कि एक वयस्क व्यक्ति भी हार सकता था। उस प्राणी और उसकी शक्ति को देखने की इच्छा के अलावा माइकल को उसके शव में भी काफी दिलचस्पी थी। उसे यकीन नहीं था कि वह रैंक 4 को मरे हुए प्राणी में बदल सकता है या नहीं, लेकिन उसे लगा कि रैंक 3 पर मौजूद किसी चीज के साथ उसके पास अच्छा मौका है। हाँ, ये शक्तिशाली था, लेकिन इसने अभी तक उस सीमा को पार नहीं किया था जहां महत्वाकांक्षी जादूगर भी पूरी तरह से हार मान लेते। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। किसी दानव स्वामी का शव निश्चित रूप से बेकार नहीं हो सकता था, लेकिन इतनी सारी निगाहें उस पर टिकी होने के कारण माइकल के लिए उस पर अपना दावा करने की इच्छा प्रकट करने का यह सही समय नहीं था। फिर भी, हालांकि यह कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा था, वह इससे बहुत परेशान नहीं था। उसका मानना था कि समय, उसकी प्रतिभा और पर्याप्त संसाधनों के साथ उसका कोई भी अमर प्राणी उसी स्तर पर पहुंच सकता है और अंततः उससे आगे निकल सकता है। अपना रास्ता तय कर लेने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने समय बर्बाद नहीं किया। स्थान मुड़ा हुआ, दुनिया हिल गई। 15वीं मंजिल तक जाने के रास्ते में कई मंजिलों से गुजरते हुए उन्हें दानव राजा की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी मिली। हालांकि फेडरेशन के निचले तलों पर वैसे स्टेशन नहीं थे जैसे पहले और दूसरे तलों पर थे, फिर भी उन्होंने अन्य तलों पर अपने नियंत्रण वाले स्थान बनाए रखे थे। बूढ़े व्यक्ति को उन सभी के बारे में जानकारी नहीं थी। सौभाग्यवश अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण उनके पास नवीनतम जानकारी की कमी नहीं थी। अगले ही पल दृश्य पूरी तरह बदल गया। उन्हें जो जानकारी मिली उसके अनुसार दानव स्वामी 15वीं मंजिल पर ज्यादा देर तक नहीं रुका था। यह अचानक प्रकट हुआ, कई मंजिलों पर संक्षिप्त लेकिन हिंसक अराजकता की लहर फैला दी और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गया। फिर भी उस संक्षिप्त उपस्थिति ने ही नरक के शुरुआती तलों में मौजूद कई जातियों को अपनी उपस्थिति का आगाह करने के लिए पर्याप्त साबित कर दिया था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सन्नाटा, जिससे समूह के मन में एक अनसुलझा सवाल खड़ा हो गया। दानवों का स्वामी अब कहाँ था? उस बूढ़े व्यक्ति ने उनके पास मौजूद सीमित जानकारी को इकट्ठा किया और एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि दानव स्वामी को आखिरी बार 15वीं मंजिल पर देखा गया था, तो उसके स्थान का पता लगाने का सबसे तेज तरीका उस पर शासन करने वालों से बात करना था। इस तल पर 3 प्रमुख नस्लों का वर्चस्व था। उनमें से एक बोने थे। जब वे 15वीं मंजिल के विशाल निर्जन क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब माइकल को आखिरकार समझ में आया कि इस जगह की तुलना अमेज़न के मैदान से क्यों की जाती थी। उन्हें यह नाम अजीब लगा, लेकिन गहराई से विचार करने पर यह विचित्र रूप से उपयुक्त भी लगा। जहां तक नजर जाती थी, अंतहीन जंगल फैले हुए थे। विशाल वृक्ष बादलों को भेदते हुए उनकी छतरीदार हरियाली के परतदार समुद्र का निर्माण कर रही थी। विशाल लताएं प्राचीन तनों के चारों ओर लिपटी हुई थीं और नदियां चांदी की नसों की तरह जमीन को काट रही थीं।
जीवन हर जगह था, बहुत ज्यादा। माइकल ने नीचे जंगल की ओर एक नजर डाली, फिर बूढ़े आदमी की ओर देखा। हमें परियों के पास जाना चाहिए, उसने कहा। प्रतिक्रिया तत्काल मिली, नहीं, यह एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, यह उन सभी की ओर से आया था। चांदी जैसे बालों वाली अमाजारी बुजुर्ग महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया। एल्स के साथ व्यवहार करना सुखद नहीं होता, उसने कहा। इसके बाद स्टोनकिन जनजाति के एक बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। मैं ये बताना नहीं चाहूंगा कि हमें उनसे क्यों बचना चाहिए। दूसरे स्टोनकिन ने भी सहमति में गरजते हुए आवाज निकाली। माइकल ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह जानता था कि ब्रह्मांड भर में कल्पित बौनों की प्रतिष्ठा मिली जुली है, लेकिन ये प्रतिक्रिया संतुलित नहीं लग रही थी। माइकल ने धीरे से अपनी जीभ चटकाए। तो हम सबसे पहले किससे मिलने जाएं? उसने पूछा। बाकी दो में से एक, बूढ़े आदमी ने कहा। समूह ने हवा में अपनी दिशा बदल ली। माइकल ने अपने नीचे फैले अंतहीन जंगल पर आखिरी नजर डाली। ये बहुत दुख की बात थी, लेकिन उसने इस विचार को मन से हटा दिया। इस समय दानवों का स्वामी अधिक महत्वपूर्ण था। वे जाने ही वाले थे कि तभी दूर से आती हुई मानव ऊर्जा की एक तीव्र लहर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यह एक अकल्पनीय दूरी से महसूस हुआ। बस इतना ही काफी था। जो भी घटना घटी थी वह इतनी दूर थी कि उसका जरा सा भी एहसास होना किसी भी तरह से सामान्य बात नहीं थी। स्टोनकिन जनजाति के दोनों बुजुर्ग अकड़ गए। चांदी जैसे बालों वाले अमाजारी बुजुर्ग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। बूढ़े व्यक्ति ने कोई सवाल नहीं पूछा। वह उन्हें इकट्ठा करने का कोई इशारा किए बिना ही पल भर में गायब हो गया। एक पल के लिए वह वहां था। अगले ही पल जिस जगह वह खड़ा था वहां की हवा एकदम खाली हो गई, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। तीनों रैंक 3 वाले खिलाड़ी एक पल के लिए थम गए। वे उसके द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को घूरते रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। इसके बाद अमाजारी बुजुर्ग गायब हो गए। उसके तुरंत बाद स्टोनकिन जनजाति के एक बुजुर्ग व्यक्ति गायब हो गए। दूसरा बच्चा एक पल बाद पैदा हुआ और फिर केवल माइकल ही शेष रह गया, जो अनंत आकाश के ऊपर तैरता रहा। एक क्षण के लिए हवा और ज्वालामुखी विस्फोट की दूर से आती गूंज के अलावा कुछ भी नहीं था। माइकल ने अपनी जीभ चटकाए। उसके पास कोई कानून नहीं था, इसलिए वह अंतरिक्ष को मोड़ नहीं सकता था या उनकी तरह शून्य से होकर नहीं गुजर सकता था, लेकिन वह अब भी उड़ सकता था। माइकल ने एक बार सांस ली। उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। उसके आसपास की हवा संकुचित हुई, फिर विस्फोट हो गया। बूम! जैसे ही वह भले की तरह आगे बढ़ा, उसके पीछे एक जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ। नीचे के पेड़ एक निरंतर हरे धब्बे में धुंधले हो गए। बादलों की परतें उसके पास से तेजी से गुजर गईं। हवा उसके कानों में चीखती रही जब तक कि वह एक निरंतर गर्जना में बदल गई। माइकल की आंखें और भी सिकुड़ गईं। उसने फिर धक्का दिया। बूम! आकाश में एक और तेज बिजली कड़की। उसकी गति बढ़ गई। 15वीं मंजिल का भारी, जीवन से भरपूर वातावरण गाढ़े पानी की तरह उसका विरोध कर रहा था, लेकिन उसका शरीर धीमा नहीं पड़ा। उसकी मांसपेशियां तन गईं। दबाव के कारण उसकी हड्डियों में झंझनाहट हो रही थी और उसकी शक्ति भयावह दक्षता के साथ गतिमान थी। माइकल की निगाहें उस दिशा पर टिक गईं जहां बाकी लोग गायब हो गए थे। वह उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन वह उनके द्वारा छोड़े गए धुंधले निशानों को महसूस कर सकता था। अधिकांश लोग तुरंत ही पिछड़ जाते। माइकल ने ऐसा नहीं किया। वह उस पहले स्थान पर पहुंचा जहां स्टोनकिन जनजाति के एक बुजुर्ग व्यक्ति गायब हो गए थे। वह पास हो गया। उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। उन्हें उम्मीद थी कि हर सेकंड के साथ यह अंतर और भी बढ़ता जाएगा। इसके बजाय दूरी में उस तरह से विस्फोट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। माइकल ने फिर से अपनी जीभ चिटकाए। ये पहली बार था जब वह अपनी उड़ान की गति का पूरी तरह से परीक्षण कर रहा था, और वास्तव में उसका शरीर निश्चित रूप से एक साधारण पात्र नहीं था। बेतुका, उसने बुदबुदाया। फिर उसने और जोर से धक्का दिया। बूम! वह आवाज आसमान में तोप की तरह गूंज उठी। माइकल ने अपनी गति तब तक बढ़ाई जब तक कि उसके आगे की हवा विकृत होने लगी और उसके शरीर के चारों ओर का दबाव एक तन कवच में बदल गया, एक गतिशील अवरोध जो हवा और बादल को अलग करता था। उसके पीछे उसकी जैकेट जोर से फड़फड़ाए। उसके बाल पीछे की ओर झटक गए। नीचे पूरी नदियां पतली चांदी की रेखाओं में बदल गईं। यह एक क्रूर तरीका था। अंतरिक्ष में कदम रखने की तुलना में ये कम कुशल था, लेकिन ये कारगर साबित हुआ। और सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वह बराबरी पर चल रहा हो। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना काफी था कि यह अंतर निराशाजनक नहीं बन गया। जैसे ही माइकल ने आगे ध्वनि अवरोध को तोड़ा, चांदी जैसे बालों वाले अमाजारी बुजुर्ग ने सबसे पहले इसे महसूस किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, उसकी इंद्रियां पीछे की ओर फैल गईं, और उसने जो महसूस किया उससे उसकी सांसें थम गईं। कुछ आने वाला था, तेज। उसके पीछे स्टोनकिन समुदाय के एक बुजुर्ग ने आधे सेकंड के लिए अपनी गति धीमी कर दी। उसने भौहें चढ़ा ली। दूसरे स्टोनकिन ने इसे कुछ ही क्षण बाद देखा। उसकी भारी भौहें नीचे झुक गईं और उसकी चेतना तेज हो गई। वह गड़बड़ी का पीछा करते हुए उसके मार्ग पर पीछे की ओर बढ़ा। दोनों लगभग एक ही समय पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। दूसरा स्थान अभी भी उनसे पीछे था, और वह पीछे नहीं छूट रहा था। पहले तो उनमें से किसी को भी यह ठीक से समझ नहीं आया था कि उस बूढ़े आदमी ने माइकल को अपने पीछे आने की अनुमति क्यों दी थी। दूसरा स्थान एक ऐसी स्थिति में जिसमें दानव स्वामी और चौथे रैंक के योद्धा शामिल थे। उन्होंने मान लिया था कि यह एक तरह का दुलार था, या शायद बूढ़ा आदमी उसे चारा बना रहा था, या हो सकता है कि कोई छुपी हुई सुरक्षा व्यवस्था हो जिसे वे भांप नहीं पाए हो। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि रैंक 2 योगदान दे सकता है। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था। अब मन में संदेह पैदा होने लगा। अमाजारी बुजुर्ग महिला ने अपनी टेलीपोर्टेशन की गति को फिर से धीमा कर दिया, बस इतना कि वह अपनी इंद्रियों से मिल रहे संकेत की पुष्टि कर सके। उसके चेहरे पर तनाव आ गया। वह अंधाधुंध उनका पीछा नहीं कर रहा था, वह स्थानिक गति के अवशिष्ट निशानों का भी अनुसरण कर रहा था।
अशिष्ट, अक्षम, लेकिन सटीक और भयावह भी। उसने देखा था कि तीसरे दर्जे के विमानों को इस गति पर उड़ान बनाए रखने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। माइकल इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा था। उनके पीछे एक और जोरदार ध्वनि विस्फोट हुआ। स्टोनकिन के बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। स्टोनकिन लोग गति से अधिक भार और सहनशक्ति को महत्व देते थे। उनकी जाति तीव्र गति में निपुण नहीं थी, फिर भी वे जानते थे कि वे जो देख रहे थे वह सामान्य ज्ञान के विपरीत था। द्वितीय श्रेणी के निकाय को उस दबाव में खुद ही टूट जाना चाहिए था। ये किस प्रकार का राक्षस था? दूसरे स्टोनकिन को असमंजस महसूस हुआ। यदि उसने अपनी इंद्रियों से द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति की आभा को न देखा होता तो वह मान लेता कि यह कोई छिपा हुआ तृतीय श्रेणी का व्यक्ति है जो स्वयं को दबा रहा है। नहीं, वह स्पष्टीकरण भी कमजोर लगा। अमाजारी बुजुर्ग महिला को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। यह पहली बार था जब उसने माइकल को बिना किसी रोक टोक के व्यवहार करते देखा था। इस एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। एक द्वितीय श्रेणी का प्राणी जिसका शरीर अंतरिक्ष यात्रियों का पीछा करने में सक्षम है। उसने कुछ देर पहले उस बूढ़े आदमी के शांत आत्मविश्वास के बारे में सोचा। यह पर्याप्त है। पहली बार उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब हो सकता है। उनके पीछे दबाव फिर से बढ़ गया। माइकल ने और जोर से धक्का दिया। झटके और भी तीव्र और केंद्रित होते गए। बाहर की ओर बिखरने के बजाय वे उसके चारों ओर लिपट गए, एक गतिशील आवरण में संकुचित हो गए जिसने अपनी प्रबलता के बल पर प्रतिरोध को कम कर दिया। उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। अब यह तनाव अपरिचित सा नहीं लगता था। उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से तेजी से अनुकूलित हो गया। अत्यधिक परिश्रम के बावजूद उसकी ऊर्जा का प्रवाह स्थिर हो गया, न कि अधिकांश लोगों की तरह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा। उसकी हड्डियों में दर्द होना बंद हो गया। उसकी मांसपेशियों ने भी विरोध करना बंद कर दिया। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। माइकल की आंखें तेज हो गईं। वह अब और करीब था। वह अपने से आगे वालों को पकड़ने के लिए पर्याप्त करीब नहीं था, लेकिन इतना करीब कि अब वह दूरी उसका मजाक नहीं उड़ाती थी। इस एहसास से उत्साह के मारे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बहरहाल जो कुछ अभी हुआ वह देखने में मिनटों में घटित होता प्रतीत हुआ। वास्तव में ये केवल कुछ सेकंड ही था और जल्द ही वे उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गए। लेकिन अब उनमें से किसी के पास भी उसके लिए समय नहीं था। ऐसा तब नहीं हो सकता था जब सामने का आकाश ऐसा लग रहा था मानो फट गया हो। जैसे ही माइकल की इंद्रियों का ध्यान सामने के स्थान पर गया, उसका दिमाग एकदम स्थिर हो गया। सैकड़ों राक्षस हवा में व्याप्त थे। ये तो पागलपन था, और उनसे लड़ने के लिए 3 अलग अलग ताकतें, 3 अलग अलग नस्लें थीं जो अंतरिक्ष में द्वीपों की तरह बिखरी हुई थीं, मानो वे ज्वार में समा जाने से बचने की कोशिश कर रही हो। एक समूह ने सुरुचिपूर्ण संरचनाओं के साथ लड़ाई लड़ी। कल्पित बोने, दूर से भी उनकी शैली को आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन वे हार रहे थे, इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक थी। राक्षस तीर की तरह नीचे उतरे, चीखते हुए रक्षापंक्ति को चीरते हुए योद्धाओं को उनके गठन से बाहर खींच ले गए। धमाकों की गूंज पूरे आकाश में फैल गई, लेकिन हर एक राक्षस के गिरने पर 2 और राक्षस उसकी जगह आ गए। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण में किसी तरह की दुर्भावना भरी हुई हो। माइकल की सांस अटक गई। तो ये था ज्वालामुखी विस्फोट। आगे बूढ़ा आदमी हवा में खड़ा था, और फिर माइकल युद्ध क्षेत्र के दबाव क्षेत्र के किनारे पर जा टकराया और इतनी गति से धीमा हुआ कि उनसे टकराने से बच गया। उसके पीछे गूंजती ध्वनि की गूंज युद्ध के ढोल की तरह आकाश में फैल गई। एक पल के लिए बाकी लोगों ने उसे फिर से घूर कर देखा, मानो उन्हें याद आ गया हो कि वह मौजूद है। उनकी निगाहें उसकी शारीरिक मुद्रा पर टिक गईं। फिर उनका ध्यान वापस राक्षसों पर केंद्रित हो गया, क्योंकि उनके सामने का दृश्य उन्हें विचलित होने की अनुमति नहीं दे रहा था।